हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे इकोनॉमिक्स का, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 1। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 1। लेट्स गो। सो इंट्रोडक्शन। सो व्हाट वी हैव इन दिस कि आपको तो पहले से पता ही होगा कि टर्म 1 आपका जो एग्जाम पेपर पैटर्न है वो 40 मार्क्स का होगा सोशल साइंस का, और 90 मिनट्स में आपको कवर करना है। एंड यू ऑल गाइज नो कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आएंगे। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होगा वो 10 मार्क्स का होगा, बिकॉज 10 फॉर हिस्ट्री, सिविक्स एंड देन ज्योग्राफी एंड देन इकोनॉमिक्स। ओके, एंड जो चैप्टर की वेटेज है इस वाले चैप्टर की, इट कुड बी अप्रॉक्स 5 मार्क्स। ऑलराइट, सो लेट्स गो विद इट। सो इस चैप्टर से हमें सीखने को क्या मिलेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हर चैप्टर से हमें को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर इज, सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द विलेज पालमपुर। वी विल गेट टू नो अबाउट कि विलेज पालमपुर जो एक इमेजिनरी विलेज है उसमें कैसे सब चीज़ें होती हैं, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, किस तरह से वो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। नंबर 3, फार्मिंग इन पालमपुर। जो पालमपुर में जो एक इमेजिनरी विलेज की हम बात कर रहे हैं अभी, तो वहाँ पे फार्मिंग किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या होता है, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। ओके, so this is what we are going to learn in this chapter. Going ahead, see as you can see in this picture, ये जो पर्पस है इस लेसन का वो ये है कि हम इंट्रोड्यूस कर सके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, सो एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज जो हमने बताया, दैट इज इमेजिनरी विलेज, दैट इज पालमपुर। सो ये है, और हम जैसे देख सकते हैं इसमें पालमपुर जो है कोई एक रियल विलेज नहीं है, और लाइक बट बाय अंडरस्टैंडिंग सम थिंग्स अबाउट पालमपुर हमें एक आइडिया, रफली आइडिया मिल जाएगा कि प्रोडक्शन कैसे होती आ रही है विलेजेस एरिया में। ठीक है, और अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी दी गई है पालमपुर की, जो हमारा इमेजिनरी विलेज है वहाँ पे फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है। एंड देयर आर अदर एक्टिविटीज एज वेल, बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पे परफॉर्म होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड थिंग्स, और ये सारी जो होती है वो लिमिटेड स्केल पे वर्क करती आ रही हैं वहाँ पालमपुर एरिया में। ओके, अब एक्टिविटीज इन पालमपुर। सो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और किस तरह के रिसोर्सेज जरूरत होती थी पालमपुर में उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर द्वारा प्रोवाइड की जाते हैं। देन सेकंड इज मैन मेड रिसोर्सेज जो आदमी खुद बनाता है। देन थर्ड इज ह्यूमन एफर्ट्स, जो हम एफर्ट लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। एंड द फोर्थ इज मनी। सो दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज जो भी जरूरत होती है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पालमपुर एरिया में। सो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर हमें पता चलेगा कि कई सारे वेरियस रिसोर्सेज हैं। सो एज वी कैन सी, we have first the natural resources, the man-made resources, then human efforts and the money. So इस स्टोरी के हिसाब से हमें बहुत सारे various resources के बारे में पता चलेगा कि जिनको कंबाइन करने के बाद to produce a desired good and services in the village. So कई सारे जो resources हैं उनको कंबाइन करके हम लोग एक पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस पर फिर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। सो इंट्रोडक्शन इज ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। सो पालमपुर जो है वो कनेक्टेड है एक बहुत बड़े विलेज के साथ, दैट इज रायगंज एज यू कैन सी, और वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। नियरेस्ट टाउन जो है उसका शाहपुर है। ओके, सो ये सारे जो हैं सारे एक साथ कनेक्टेड रोड्स हैं। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है जो पालमपुर एरिया है वो वेल कनेक्टेड है। व्हाट इट इज वेल कनेक्टेड। और ये जो कनेक्टेड है वो बहुत सारे टाउन्स के साथ, विलेजेस के साथ, जो भी सराउंडिंग में है उन सब के साथ बहुत कनेक्टेड है। द सेकंड पॉइंट इज दैट मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल्स। सो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह हैं जो वो बहुत प्रोवाइडेड हैं इन पालमपुर जो इमेजिनरी हमारा विलेज है उसमें। तो इससे हमें किस तरह के अगर हम सोचते हैं कि कौन से तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सो इट कुड बी फर्स्ट इज बुलेट कार। ओके, सो बुलेट कार जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होती है इस एरिया में। देन दे आर टोंगास, देन बोगीज। बोगीज तो आपने सुना ही होगा। सो वुडन कार जहाँ पे बफेलो जो है उनको कैरी करता है, और इसके ऊपर बहुत सारा गुड़, जैगरी हम बोल सकते हैं, दैट इज वो कैरी किया जाता है। ठीक है, गुड।
सो दिस इज व्हाट इज बोगीज वगैरह पे कैरी किया जाता है, और कई सारे कॉमोडिटीज भी बहुत सारे होती हैं जो बफेलो वगैरह है कैरी करती हैं। तो पॉइंट इससे हमें ये पता लगता है कि मोटर व्हीकल जो है बहुत सारे वहाँ पे वर्क होते हैं, लाइक बुलेट कार्स, डोंगास, बोगीज, जो विलेज एरिया में पाए जाते हैं। और हमें फिर मोटरसाइकिल्स भी दिखेंगी कई सारी, इफ यू टॉक अबाउट इट दैट वे, देयर आर वेरियस मोटरसाइकिल्स, देन जीप्स आर देयर, राइट, और फिर ट्रैक्टर्स हैं बहुत सारे, एंड ट्रक्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन विलेज पालमपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन, फैमिलीज इन पालमपुर। सो अब क्या है, हमने ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के बारे में बात की कि कैसे जो है जो विलेज है वो पालमपुर और एरियाज से, टाउन से कनेक्टेड है, और कैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है, ये हमने बात करी। अब वी विल टॉक अबाउट फैमिलीज का क्या सिनारियो है पालमपुर एरिया में। सो वी कैन सी अपर कास्ट फैमिलीज जो है 80 फैमिलीज हैं, पूरी अपर कास्ट जो अपर उसकी है, जिनके पास मेजोरिटी ऑफ द लैंड जो है उन्हीं के पास ही होता है, और वो बहुत सारे बड़े घरों में, ईंटों के, सीमेंट वाले घरों में रहते हैं। सो अराउंड 80 फैमिलीज हैं अपर कास्ट की, और उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड एरिया हैं, और घर बहुत बड़े बड़े हैं विथ ब्रिक्स और सीमेंट, पत्थर, और मतलब एक उस सबसे बने हुए, ठीक है। और देन वी विल टॉक अबाउट दिस एससी और दलित फैमिलीज जो है, 450 फैमिली में से एससी और दलित फैमिलीज वो हो गई 150। सो वो क्या करते हैं, दे लिव इन अ कॉर्नर ऑफ अ विलेज, वो बहुत एक कॉर्नर में रहते हैं विलेज के किसी बहुत कॉर्नर में, और वहाँ पे बहुत स्मॉल मड और ऐसे मतलब बहुत ही लाइक कच्चे हाउसेस टाइप होता है ना, उस एरियाज में उसमें रहते हैं। तो ये है पूरा। सो अपर कास्ट फैमिलीज दे वर 80, और एससी और दलित फैमिलीज जो थी वो थी 150। सो इस हिसाब से करके करीबन टोटल जो है 450 फैमिलीज थे, ठीक है। मूविंग अहेड। सो अब हम इसमें देख रहे हैं फैसिलिटीज इन पालमपुर, कौन कौन सी फैसिलिटीज जो थी वो प्रोवाइडेड थी पालमपुर एरिया में। सो जो मोस्ट हाउसेज जो थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस प्रोवाइडेड थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो थे वो एक मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शंस तो हर जगह पे थे ही थे। देन इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस। जो ये ट्यूबवेल्स थे इलेक्ट्रिक वाले पावर्स वाले, वो बहुत स्मॉल बिजनेस में भी यूज किए जाते थे, वो फील्ड्स में भी यूज किए जाते थे। स्कूल्स जो थे 2 प्राइमरी थे, 1 हाई स्कूल था, ठीक है। एंड हेल्थ केयर की बात करें तो 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, 1 वाज द गवर्नमेंट वन एंड 1 वाज द प्राइवेट वन। तो इस सिनारियो से पूरा पालमपुर में फैसिलिटीज इस तरह से कुछ प्रोवाइडेड थी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पालमपुर है वो फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम था। लेट मी राइट इट, इट वाज बेसिकली अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइडेड थी, इलेक्ट्रिसिटी, देन वी गॉट स्कूल्स एंड हेल्थ केयर, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइडेड थी पालमपुर एरिया में। सो अगर हम कंपेयर करते हैं पालमपुर की जो भी फैसिलिटीज़ हैं विद एनी अदर कोई भी और गांव वगैरह से करते हैं, तो बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम था यहाँ पर पालमपुर के अंदर, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर जो है वो एक इमेजिनरी विलेज के ऊपर है, जो हमें पूरा लेके जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की ओर, कि किस तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पर विलेज के अंदर। और इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग जो थी वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी। तो अगर हम उस समय की बात करें या फिर बात करते हैं, तो फार्मिंग जो थी वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी। लेट मी राइट इट डाउन, फार्मिंग वाज द मेन वन, इट वाज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ओके, सॉरी, मेन, ओके। सो द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो थी, द ऑफ लाइक द अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो थी, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गई, इंक्लूडिंग लाइक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, एक्स्ट्रा, ये जो होती है, लेट मी राइट इट डाउन एज वेल। नॉन फार्मिंग जो थी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अगर बात करते हैं, सो दीज इंक्लूड्स व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, then shopkeeping. So these were the examples of it, okay. So ये है हमने पूरा पढ़ा था। So नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, दीज वर ऑल देयर। तो अगर हम इसका सबका पूरा लुक एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो 2 तरह की एक्टिविटीज थी, और हमें बहुत सारी जनरल चीजें पता चलेंगी थ्रू द प्रोडक्शन इस वाले से, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज वाला पालमपुर हो गया। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्शन इन पालमपुर। तो प्रोडक्शन होता क्या है बेसिकली, सो इससे हमें टॉपिक से ये पता चलेगा कि व्हाट इज प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स। सो जो बेसिक कुछ रिसोर्सेज हैं उन सबको कन्वर्ट कर करके एक प्रॉपर गुड में कन्वर्ट जो हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज, कई सारे रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, ओके। एंड एम क्या होता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का, एम, व्हाट इज द एम, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट।
जिससे कि हम कोई भी गुड और सर्विस या कुछ भी जो चीज़ है वो हम अपना प्रोड्यूस कर सके किसी भी तरीके से बाय रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और इससे जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेना है तो कॉटन जो है दैट इज अ रॉ प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिसोर्स है एक तरीके से, उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में, दैट विल बी लाइक शर्ट, ठीक है। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हीट, अगर हम व्हीट लेते हैं तो दैट विल कन्वर्ट इनटू लाइक ब्रेड। सो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। या फिर आयरन और सम स्टील अगर हम लेते हैं, सो इससे जैसे कि रेलवे के कैरेजेस वगैरह हो गए। सो दीज वर द एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं। और एम क्या है इसका, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन। अब किस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है इन पालमपुर या फिर किसी भी विलेज एरिया में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पालमपुर हम कैसे ले रहे हैं कि इमेजिनरी ऐसे लाइक उसके हिसाब से ले रहे हैं कि हाँ ये एक विलेज है, ठीक है। सो सबसे पहले तो 4 रिक्वायरमेंट्स जो है, नंबर 1 इज लैंड, ओके, द सेकंड वन इज द लेबर, द थर्ड वन इज द फिजिकल कैपिटल, फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल। सो दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। अब आते हैं सबसे पहले लैंड पर। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड की, अगर हम लैंड के बारे में बात करते हैं तो इसमें कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट। सो इट इंक्लूड्स व्हाट, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस, नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। सो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जैसे कि वाटर, वी गॉट लाइक forest, minerals. So these are all the natural resources that comes in the land one. और लेबर की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन वगैरह के लिए होता है तो स्किल बेस्ड लेबर की ज़रूरत होती है अगर, तो उसमें एडुकेटेड लोग हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट जो हो सकती है उसकी हो सकती है। एंड फॉर सम केसेस वी रिक्वायर स्ट्रेंथ बेस्ड लेबर, जिनके पास पावर हो, मसल पावर हो, तो वो मैनुअल वर्क के लिए यूज होते हैं। तो लेबर हो गए एक तो स्किल बेस्ड लेबर, स्किल बेस्ड, और एक स्ट्रेंथ बेस्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ बेस्ड। सो स्किल बेस्ड हो गया एडुकेटेड, जिनमें जहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत हो, थोड़ा दिमाग की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड वाला वर्क करना हो। स्ट्रेंथ बेस्ड हो गया मसल पावर वाला या स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, सो वहाँ पे मैनुअल लेबर वाला वर्क हो गया। सो दिस इज व्हाट द लेबर जो है कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइडेड है। देन द फिजिकल कैपिटल की अगर बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर वन इज द वर्किंग कैपिटल। सो सबसे पहले फिक्स्ड ये फिजिकल कैपिटल के बारे में बात करते हैं, फिजिकल वन। सो इनपुट्स एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं तो वो आ जाते हैं फिजिकल कैपिटल में, जो भी इनपुट यूज होते हैं हर तरीके से। तो अगर हम फिक्स की बात करें, जैसे कि यूज ओवर अ लार्ज स्पैम ऑफ अ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए जो यूज किया जा सकता है रिपीटेडली, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा फिक्स कैपिटल के अंदर। वेयर दिस जो आ जाएगा फिक्स कैपिटल के अंदर, जो हम यूज कर सकते हैं ओवर अ लार्ज स्पैन ऑफ टाइम, यूज्ड फॉर लार्ज स्पैम ऑफ टाइम, ओके, और रिपीटेडली यूज करा जा सकता है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स व्हाट वी हैव टूल्स, देन वी गॉट मशीन्स, एक्स्ट्रा जो है ये सारे हम इसमें आ सकता है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो है रॉ मटेरियल्स हो गए या फिर मनी इन हैंड। सो दिस इज द रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे इसके लिए। हम और आते हैं हम नाउ द लास्ट जो था, लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट वाज द ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि नॉलेज, वी गॉट नॉलेज इन दिस, एंड देन एंटरप्राइज नीडेड टू पुट टुगेदर द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जो भी ह्यूमन कैपिटल बेसिकली ये हो गया, जो हम भी ह्यूमन जो हम सब जो हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो हमारे विचार वगैरह हैं, जिससे कि हम जो तीनों जो फैक्टर्स हैं, जो अदर 3 फैक्टर्स हैं, उनको कंबाइन कर सकें और किसी अच्छे तरीके से यूज कर सकें किसी प्रोडक्ट के लिए या फिर कोई भी बिजनेस के लिए या कुछ के लिए। सो दैट्स हाउ वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और 4 रिक्वायरमेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ओके। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है मेरे पास इस वक्त के लिए किड्स, और वो ये है कि कोई भी एरिया ऑफ प्रोडक्शन ले लो, अपनी मम्मी पापा का ऑफिस वाला वर्क ले लो या कुछ भी जो वो करते हैं, जो भी आपको पता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि आपकी मम्मी सपोजिबली स्टिचिंग का वर्क करती हैं, वी आर जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो जो लैंड होगा आपका वो हो गया शॉप आपकी, ठीक है, और जो लेबर वगैरह हो गया वो आपकी मॉम जो वर्क कर रही हैं वो, या फिर उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो सब।
सो दैट्स व्हाट वी कॉल। तो यहाँ से हमें क्या बोला, लैंड हो गया, लेबर हो गया। सो ऐसे ही करके ये आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट मुझे एक रफ आइडिया बताना होगा कि कौन कौन से आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकल के आते हैं, एक्टिविटीज जो आप देखते आ रहे हैं या फिर बिजनेसेस जो आप देखते आ रहे हैं अपने आसपास में, मॉम डैड के ऑफिस में या फिर कुछ भी, ठीक है। सो मूविंग अहेड, वी हैव फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, तो उसी को रिपीट कर देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है दैट इज यूज रिपीटेडली ओवर अ लार्ज स्पैन ऑफ टाइम, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज किया जाता है बहुत लंबे समय के लिए, और वो भी रिपीटेडली प्रोसेस पे, ठीक है। एंड देन वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हैज टू बी रिप्लेस्ड रिपीटेडली। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल। तो हमने बात की थी, तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, इसमें टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, लाइक वी हैव टूल्स, वी गॉट मशीन्स and we have buildings, okay। So this is what we get in fixed capital, but working capital का थोड़ा सा different है, वो है ये, वहाँ पे raw material यूज होता है क्योंकि वो short term के लिए हो गया, ठीक है। तो वो उसके लिए ज्यादा हर समय जरूरत पड़ती रहती है हर समय, या फिर मनी। So this is what we get in working capital, used up during the course of production and has to be replaced repeatedly for short term period के लिए हो गया, long term, short term, okay। Moving ahead, so let's get started with the picture based questions. So can you identify different factors of production in this picture? तो इस पिक्चर में, क्योंकि आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यूज में 1 मार्क क्वेश्चन जैसे आ सकता है पिक्चर बेस्ड भी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फोकस ऑन हियर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे वर्कर्स हैं। सो वर्कर्स कम इन विच कैटेगरी, लाइक विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इफ यू टॉक अबाउट इट, वर्कर्स जो है लेबर सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। देन वी सी सम मशीन्स, राइट। So as we can see here, we have machines. This comes in fixed capital. एक बार ले लिया तो उसको like it is for the long term basis पे, ठीक है। And then we can see that there are some car parts you see in which the workers are working and holding on. So was made with the raw materials, which is working capital. So जो raw materials हो गए, जैसे कि जो कार पार्ट्स हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो वर्कर्स हैं वो होल्ड कर रखे हैं। सो दीज रॉ मटेरियल्स जो है दैट इज अ वर्किंग कैपिटल, working capital, all right। And the fourth point, as you can see, you have to like keep getting more and more such pictures, और like idea लगना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि कौन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कहाँ पे क्या हो सकता है, और जहाँ पे ये जो पूरा हो रहा है प्रोसेस जो हो रहा है, द स्पेस और द रूम जो है, ये बेसिकली जो स्पेस है that is the land one। So these are the 4 factors of production that we talked about। आगे बढ़ते हैं। So farming in Palampur की अगर हमने बात करती है, so we must understand this very important, this is very important। जो land है वो fixed है, the land is the fixed one, and is there any way to grow more from the same land? These are the questions that we are going to deal with in the coming slides, okay। land is fixed। सेकेंड इज कि कोई ऐसा तरीका है जिससे कि और प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके सेम लैंड पर। थर्ड, जो लैंड है वो क्या सस्टेन कर पाएगा, विल द लैंड बी एबल टू सस्टेन। फोर्थ, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स, किस तरह से जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कई सारे फार्मर्स के अंदर। फिफ्थ, हु विल प्रोवाइड लेबर, एंड कौन लेबर प्रोवाइड करेगा। सिक्स, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कौन क्या कैपिटल है जो प्रोवाइड जरूरत होती है जिसकी फार्मिंग के समय पे। एंड सेवेंथ इज द सेल ऑफ सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डील विद राइट नाउ। और जैसे कि हमें पता है, हमें बहुत सारे सब के बारे में बात करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। जब फार्मिंग की अगर बात करते हैं तो कुछ सर्टन कंसिडरेशन है जो हमें लेके चलनी होती है। सो दीज आर द 7 वन जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे आगे की स्लाइड्स में। सो लैंड इज फिक्स्ड, वी नो इट, द लैंड जो है वो फिक्स्ड है। 75% ऑफ द वर्किंग पीपल इन पालमपुर जो है वो डिपेंड करते हैं इस लैंड की बेसिस पर। जो लाइवलीहुड है उनका वही फार्मर्स हैं और फार्म लेबरर्स हैं मोस्टली, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट्स की अगर बात करें तो सिंस 1960 से क्या हुआ, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा किसी भी तरह का लैंड का, कल्टीवेशन किया उसके अंदर। सो कॉन्स्टेंट ये है कि 1960s के अराउंड से लैंड का जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। देन इफ यू टॉक अबाउट द मेजर्स क्या लिए गए हैं इसके लिए, सम ऑफ द वेस्ट लैंड जो है विलेज में वो कन्वर्ट हो गए हैं कल्टिवेबल लैंड्स में। सो वेस्ट लैंड्स इनटू कल्टिवेबल लैंड्स, ये हुआ है। बट देयर इज नो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, और एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लैंड है 75% ऑफ लोग जो है फार्मर्स और लेबरर्स हैं, वो कांस्टेंट ये है कि 1960s के अंदर एक्सपेंशन जो है लैंड का नहीं हो पा रहा है कल्टीवेशन के थ्रू। मेजर्स क्या लिए गए कि वेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर देते हैं कल्टिवेटेड लैंड्स में जो है, लेकिन वो भी उससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है। तो हमें पता है कि फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी, लाइक द प्राइमरी एक्टिविटी जो है जहाँ पर डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स होता है, इट्स द प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट यूज होता है हर चीज़ का।
नेचुरल रिसोर्सेज का। तो वेलबींग ऑफ द फार्मर्स और फार्मर लेबरर्स जो है वो क्लोजली रिलेट होता है प्रोडक्शन से। सो वेलबींग ऑफ फार्मर्स एंड लेबरर्स क्लोजली किससे लिंक होता है? इट इज लिंक्ड विद द प्रोडक्शन। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। तो प्रोडक्शन जो भी फार्म वगैरह में होता है वो किससे रिलेट हो गया? फार्मर्स और जो लेबरर्स हैं उनकी कंडीशन से, उनके कैसी वो है हेल्थ वगैरह, उस सबसे बहुत रिलेट होता है। सो इफ देयर क्रॉप यील्ड फेल्स और इज लो, दे आर नॉट एबल टू मेक मनी। अगर जो प्रोडक्शन है और फिर प्रोडक्शन जो है अगर उसके उनका जो वो निकल के आता है वो लो होता है अगर, या फेल हो जाता है, तो मनी का जो उनका जो स्कोप है दैट विल बी नो मोर। लाइक if we talk about money, तो मनी नहीं होगा वहाँ पे, like we will not be able to make more money from it. So that's why हमने लैंड के बारे में भी पढ़ा। So did you know the standard unit of measuring the land is hectare? जो भी लैंड होता है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? दैट इज विथ हेक्टेयर जो टर्म है। गांव वगैरह में क्या होता है, बीघा भी आपने सुना होगा, गुनीथा, ये सब वर्ड्स बहुत यूज होते हैं मेजर करने के लिए कि हाँ इतना बड़ा लैंड, ये इतना का है, ये इतना बड़ा है। सो 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। एज यू कैन सी हियर 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। सो अगर 1 हेक्टेयर की बात करें 100 मीटर्स है, 100 मीटर्स है। सो इस तरीके से हमें ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग जो लैंड है दैट इज हेक्टेयर। इज देयर अ वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? कोई तरीका है जिससे कि कोई भी एक सेम लैंड पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके? तो हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम है हमारे कंट्री में यूज होता है, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो उस पर क्या होता है, जो मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो होती है एक साल के अंदर। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस। मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन in a year on the same plot of land। सेम प्लॉट जो लैंड है उस पर बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है सेम उस पर, ठीक है। तो ये है पूरा सिनारियो जो हमने पढ़ा। अब जैसे कि खैरिफ और की बात करते हैं, खैरिफ रेनी सीजन में होता है, वहाँ पे ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, और इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कैटल वगैरह को फीड प्रॉपर करा करके। तो ये तरीका था एक। फिर अक्टूबर और दिसंबर में, दिस कैन बी द फर्स्ट वन, फिर अक्टूबर और दिसंबर में हम उगाते हैं पोटैटो, ठीक है। देन द थर्ड वन इज राबी। तो विंटर सीजन में ये किए जाते हैं, उसमें वीट उगती है। और ये जो सरप्लस, हम इस स्टोरी के अकॉर्डिंग सरप्लस जो है वो फिर रायगंज में सोल्ड किया जाता है, जो हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ा सा जो एक विलेज है पास में। एंड द फोर्थ वन इज द अदर क्रॉप्स जो है वो हो गई शुगर केन। सो जो जहाँ पे जो गुड़ है उसका वो सोल्ड किया जाता है शाहपुर में। सो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम हो गया, खारिफ वाली क्रॉप हो गई, फिर पोटैटो हो गया, फिर राबी क्रॉप हो गई, और फिर अदर क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन हो गई। सो दीज आर द, हमने जो क्रॉप्स का पूरा वो सुना कि एक लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है, जिससे मल्टीपल क्रॉप्स एक बार में, बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो एक साल में ग्रो की जाए सेम लैंड के एरिया पर। तो इससे क्या होगा, फूड का जो है कल्टीवेशन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा एक तरीके से। सो दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट दिस मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, सो ग्रोइंग मोर फ्रॉम द सेम लैंड इरिगेशन। अब बात की हुई कि क्या एक सेम लैंड पर बहुत से ज़्यादा क्या प्रोडक्शन जो है इंक्रीज किया जा सकता है। अब बात है कि वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम जो है दैट सपोर्टेड अराउंड लाइक बाय इलेक्ट्रिसिटी मेड पॉसिबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर। तो पालमपुर में क्या हुआ, 2 रीजन से जिसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ था इरिगेशन का जो की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। दीज टू वर द रीजंस जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो पाया था। सो द वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से 3 क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो पा रही थी पालमपुर में। अब मेन रीजन क्या रहा होगा इसका कि फार्मर्स ये थे, दैट इज वेल डेवलप्ड इरिगेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी। और इसका इम्पैक्ट जो था टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन बहुत बड़ा उस पर, वो ये कि पर्शियन व्हील्स जो थे वो एज यू कैन सी दे आर वेरी स्मॉल। तो फार्मर्स जो थे वो ड्रॉ करते थे वाटर फ्रॉम वेल्स और इरिगेट करते थे स्मॉल फील्ड्स को। इससे बहुत छोटा एरिया ही है जो कवर कर पाता था। लेकिन क्या हुआ, बाद में लोगों को पता चला जो ट्यूब वेल्स हैं दे आर बेटर। इस वजह क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर पा रहे थे थोड़े से ही समय में, और ये जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स जो थे इरिगेट कर पा रहे थे लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। सो सब ने क्या किया, पहले तो फर्स्टली तो गवर्नमेंट वाले ये जो इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल्स थे वो इंस्टॉल्ड हो रहे थे, तो सबने पहले वही करवाए। उसके बाद फिर प्राइवेटली भी उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट से लेकर फिर प्राइवेटली जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल्स जो है वो इंस्टॉल कराने लग गए। तो द फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, देन सून हाउएवर द फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप विद द प्राइवेट ट्यूब वेल्स एज वेल। सो 1970s अराउंड क्या होने लगा, 1970s अराउंड ये हो गया, जो इंटायर कल्टिवेटेड एरिया जो था दैट वाज
200 हेक्टेयर्स का जो एरिया था वो ऑल कल्टीवेट होने लग गया, ठीक है। सो इट वाज इरिगेटेड, बट उसके बाद भी ये नहीं कह सकते कि सारे विलेजेस जो कंट्री में है, हमारे इंडिया में जो है जितने भी गांव हैं उनके पास हाई लेवल ऑफ ये ऐसी ही डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है वैसा ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर विलेज में ऐसी ही सुविधाएं मिलेंगी जैसे पालमपुर में मिल गई थी। सो अपार्ट फ्रॉम द लाइक जो रिवर हो गए, प्लेन एरियाज हो गए या कोस्टल रीजन हो गए, तो उसके अलावा जो डेक्कन प्लेट्यू या फिर वैसे रीजन हैं वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली पाना, ठीक है। तो दे हैव अ लो लेवल ऑफ इरिगेशन, सो हु हैव लो, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू एरिया। So this area have low level of irrigation, okay, and of the total cultivated area in the country, like a little less than the 40% is irrigated now. So around अगर अभी बात करते हैं तो सिर्फ 40% है जो अभी तक इरीगेट हो पाया है, और जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ पर फार्मर्स अभी भी farmers are dependent on किस पर, रेनफॉल। अभी भी बारिश जो होती है उसी पर ही सब लोग जो जितने भी किसान वगैरह हैं वो मोस्टली उसी पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जो वेल डेवलप ये इरिगेशन सिस्टम है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें हर जगह हर गांव में नहीं मिल पाती हैं। सिर्फ 40% एरिया है जो सिर्फ जो है इरिगेट हो पाता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो मेनली जो किस पे डिपेंडेंट है सब लोग, दैट इज ऑन रेनफॉल, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स रिकैप। हमने अभी तक बहुत सारी कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और फिर उनके सीजन्स के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन वी हैव टू लाइक अ रिवीजन हो जाना चाहिए, जैसे कि हमें याद रहे कि हाँ ये वाली क्रॉप जो है इस सीजन में मिलती है। सो फर्स्ट वी विल गो विद खारिफ। सो जो खारिफ है लाइक दैट इज जोअर, बाजरा, शुगर कैन। सो जो ये सारी क्रॉप्स हैं दे ग्रो इन विच सीजन, दैट इज इन मॉनसून, ठीक है। ये मॉनसून सीजन में पाई जाती है मोस्टली। देन गोइंग विद द पोटैटो। सो ये हो गया अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम फ्रेम में। देन वी हैव द राबी वन, द राबी क्रॉप, ओके। और ये किस सीजन में मिलती है, सबसे पहले कौन सी वैरायटी होगी, दैट इज द व्हीट, दिस वन। और ये किस सीजन में होती है, दैट इज इन विंटर। सो दिस इज वॉट वी गॉट टू नो अबाउट दिस। वो ये हो गए खारिफ हो गए, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, ये सब बोलते हैं मॉनसून में। पोटैटो हो गया अक्टूबर टू दिसंबर में। राबी क्रॉप इज इन व्हीट वगैरह जो है विंटर वाले सीजन में मिलते हैं। सो हमने ये टेबल कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब क्या हुआ, HYV सीड्स जो थी वो इंट्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम फ्रेम था। सो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1960s में, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। सो इन पालमपुर द yield ऑफ wheat went from 1300 kg to 3200 kg पर हेक्टेयर, ओके। सो इतना जो इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन एज यू कैन सी, तो ये HYV सीड्स की वजह से हुआ। दैट वर द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे 1960s में। तो अगर कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल सीड से इनसे, तो HYV जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि वो ज़्यादा अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे एक पर्टिकुलर लैंड से, ज़्यादा अमाउंट मतलब जो है प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। सो एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस द लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज पॉसिबल अर्लियर इन HYV सीड्स। सो अगर उसकी बात करते हैं तो दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। HYV सीड्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लाइक वी नीड वाटर, वी नीड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वी विल टॉक अबाउट इट आराम से कि क्या क्या हमें बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। सो वी नीड वाटर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट है वो निकल के आ सके, जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो फार्मर्स जो होते हैं उनको अलग थोड़ी सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। विच अदर प्रैक्टिसेस, वी विल टॉक अबाउट लाइक ट्रैक्टर्स हो गए, ओके, एंड देन दीज मशीनरी हो गई, मशीन्स। देन वी नीड सम पम्प एंड ऑल, जिससे कि पानी जो है वो ड्रॉ किया जा सके अच्छे से अच्छे, और इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है लाइक टू इंक्रीज द इरिगेशन, ये सब इंक्रीज हो सके। सो ग्रोइंग मोर फ्रॉम द सेम लैंड, HYV सीड से ये सारी जो चीज़ों की बहुत ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। ये जो डायग्राम है उससे हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे थे। सो हमने बात की कि HYV सीड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही थी 1960s अराउंड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके लिए, ठीक है। एज वी कैन सी हियर वी हैव HYV सीड्स। सो अब क्या हुआ, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपरली वर्क किया जा सके, इन्वेस्ट करा जा सके इरिगेशन के लिए, ठीक है। अब उसके साथ साथ वी नीड वाटर। HYV सीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और वो कैसे, थ्रू डैम्स हो गया, पंप सेट्स हो गया, कैनल्स हो गया, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जो बनती थी उन सब से वी गॉट द वाटर। अब उसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड द मशीनरी
राइट, जो हमने ट्रैक्टर्स की हम बात कर रहे थे या और कोई मशीन्स वगैरह सब की बात कर रहे थे, सो उसके लिए वी नीड फ्यूल, दैट इज डीजल. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव नीड बाय बिकॉज ऑफ HYV सीड्स. HYV सीड्स के लिए हमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन के लिए वाटर और लाइक डैम्स, ये सब के साथ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. एंड देन फिर मशीनरी से के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है लाइक डीजल. सो दीज आर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में अब यूज़ की जाते हैं. ये था पूरा डायग्राम टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है अब. ओके. अब होमवर्क क्वेश्चन. सी स्टूडेंट्स, वी आर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दी होमवर्क क्वेश्चंस. आप अपने कमेंट सेक्शन पे ये होमवर्क क्वेश्चंस करके दे सकते हैं, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और मुझे भी पता लग जाए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया. सो लाइक वी हैव टू मेक यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा था अभी. सो रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स यूजिंग दी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. सो वी हैव नीड वर्किंग कैपिटल की लिस्ट हमें चाहिए जो फार्मर्स यूज करते हैं अभी के मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में. सो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स हमने पढ़ा था, फ्यूल फॉर ट्रैक्टर्स और मशीन्स, ये सब जो है ये सब हम लोग हमेशा हर समय नई नई चाहिए होते हैं हर क्रॉप के साथ. विथ एवरी न्यू क्रॉप वी नीड दीज थिंग्स. पर उसके अलग हम अगर बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की, अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हो गया मशीन्स वगैरह में. अगर सपोज ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया हमारा एक तरीके से. अगर एक बार खरीदा तो फिर वो लंबे समय तक चलेगा, है ना. या फिर जो पंप वेल्स वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं. लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया और फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो चलेगा. सो अभी जैसे मैंने बताया उस हिसाब से यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो यूज़ होती है बाय फार्मर्स बाय लाइक यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. ओके. देन विल लैंड सस्टेन. अब बात यह है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ओवर यूज़ किया जाता है उनका. तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं. दे आर वेरियस ड्रॉबैक्स फॉर दिस. अब वो क्या क्या हो गए? फर्स्ट इज द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. अब जो ये HYV सीड्स है, क्योंकि बहुत यूज़ होता है इनका, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की सप्लाई की ज़रूरत होती है, केमिकल्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि ज़्यादा आउटपुट निकल के आ सके, जो कि नॉर्मल सीड्स में इतनी ज़रूरत नहीं होती थी. ठीक है. तो जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है अपना. ठीक है. और इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़. साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमें ये इंडिकेट करती हैं जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, दैट वी आर थिंकिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ओवर यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. दे आर ओवर यूजिंग दीज बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज. अब उसकी वजह से हो रहा है फर्स्ट चीज दैट इज द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. अब जो ये हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो हर बार केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि इम्प्रूव हो सके क्वालिटी और कोई लाइक ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट निकल के आ सके. तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल की हेल्थ है, द सॉइल हेल्थ इज डिग्रेडिंग. इट इज डिग्रेडिंग द सॉइल हेल्थ. ठीक है. अब उसकी वजह से फिर व्हाट वी नीड, तो फार्मर्स को और ज़्यादा यही लाइक और केमिकल फर्टिलाइजर्स और लाइक इंक्रीज करना पड़ता है अमाउंट केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इन सब का, जिससे कि ज़्यादा आउटपुट निकल के आ सके और सफिशिएंट रह सके HYV सीड्स वगैरह के लिए. सो उस सब के लिए वी नीड मोर वाटर एज वेल. अब इस सब में क्या होता है, वी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होने लग जाता है. वाई? क्योंकि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है दैट गोज लो, वो लो होने लगता है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ज़रूरत पड़ती है वाटर की, तो ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करते समय जो वाटर लेवल है दैट विल गो लो. तो इस सब में क्या होता है, एक और चीज़ होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और वगैरह हम लोग बहुत यूज़, केमिकल्स वगैरह बहुत यूज़ होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी, केमिकल्स बहुत यूज़ होते हैं. तो जो दीज केमिकल्स पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर, पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर. अब ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, लेक्स खराब होती है, रिवर्स में बहुत गंदगी हो जाती है. तो इस सबसे जो वाटर टेबल है हमारा वो पूरा एकदम खराब होने लगता है. रिवर्स, लेक्स बहुत गंदी होने लगती है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे पॉल्यूट, दीज केमिकल्स पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर एंड द रिवर्स एंड लेक्स ऑल. ओके. सो क्या लैंड, अब हम क्वेश्चन ये आता है कि क्या सही में लैंड जो है वो सस्टेन कर पाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो चलते आ रहे हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो ओवर यूज होते आ रहा है. तो इसके कई सारे ड्रॉबैक्स जो हमने पढ़े अभी, ये था लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल बाय बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इन दिस वीडियो. हमने पढ़ा कि पालमपुर में किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटी होती आ रही है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और लाइक HYV सीड्स का हमने बात करी, हमने बात की वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. सो इस फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही था.
जो रेस्ट जो टॉपिक्स हैं हम लोग वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो यू कैन जस्ट वॉच इट इन दिस ऑन द सेम चैनल ओनली। ऑलराइट, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।